हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ रहे हैं, इंडियन एविडेंस का। हम समझ रहे हैं व्हाट इज़ दिस प्रजम्पशन। प्रजम्पशन क्या होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जुडिशरी के एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, चाहे मेंस के क्वेश्चन हो चाहे प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो। ठीक है, तो हम समझेंगे कि प्रजम्पशन क्या होता है। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 4 में इसको डिफ़ाइन किया गया है। ठीक है, सेक्शन 4 में डिफ़ाइन किया गया है, उसमें 3 प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं: मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, उनको हम बाद में समझेंगे, पहले हम एक बेसिक जानकारी इसके बारे में समझेंगे। प्रिजम्पशन वैसे 2 प्रकार की होती हैं, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। उपधारणाएं 2 प्रकार की होती हैं, विधि की उपधारणा और तथ्य की उपधारणा। अब जो विधि की उपधारणा होती है वो अखंडनीय होती है, इर्रिवर्टेबल होती है, जबकि तथ्य की उपधारणा खंडनीय होती है, हमेशा खंडनीय होती है, उसको खंडित किया जा सकता है साक्ष्य देकर। ठीक है, जबकि विधि की उपधारणा के साथ ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, बाकी अभी हम इसको डिटेल से समझते हैं। प्रत्येक तथ्य यानी कि कोई भी फैक्ट जिसके आधार पर कोई व्यक्ति कार्रवाई करना चाहता है और न्यायालय से निर्णय प्राप्त करना चाहता है, तो उसको साबित करना पड़ेगा। जब किसी मामले पर निर्णय करते हुए कोई भी न्यायालय किसी भी फैक्ट पर तब तक विश्वास नहीं कर सकता जब तक इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत जो सिद्धांत बताए गए हैं उनके अनुसार साबित ना कर दिया जाए। लेकिन साक्ष्य विधि ने ये प्रावधान किया है, यानी ये प्रोविज़न बताया है कि न्यायालय कुछ तथ्यों पर, कुछ फैक्ट पर बिना सबूत की मांग किए विचार कर सकता है। मतलब अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, न्यायालय कुछ चीज़ों की उपधारणा कर सकता है। जैसे प्रिजम्पशन किसे कहते हैं, तो कुछ ज्ञात तथ्य के आधार पर, यानी कि जो फैक्ट पता है उनके आधार पर किसी अज्ञात तथ्य, यानी जो फैक्ट नहीं पता है, उन तथ्यों के बारे में लगाए जा रहे अनुमान को उपधारणा कहते हैं। उपधारणा का आधार प्राकृतिक नियम यानी नेचुरल सिद्धांत और मानव अनुभवों के आधार पर निकाला जाने वाला तर्क हम बोल सकते हैं। उपधारणा का अर्थ है कि मानकर चलना। ठीक है, कोई चीज़ मानकर चलना। उपधारणा जो होती है वो प्रकृति में जितनी घटनाएं हो रही हैं उनके आधार पर की जाती है, यानी प्रकृति की घटनाओं पर आधारित होती है। एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे, जैसे दिन के बाद क्या होता है, रात आती है, या फिर सर्दियों के बाद क्या होता है, गर्मियाँ आती हैं। तो ऐसा होना स्वाभाविक है। दिन के बाद रात का आना, सर्दियों के बाद गर्मियों का आना, या किसी व्यक्ति के शरीर पर कोई घातक प्रभाव कर दिया गया है तो उस घातक प्रभाव से उसकी मृत्यु हो जाना, ये सारी चीज़ों पर हम सोच सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ऐसा होगा तो इसके बाद ऐसा होगा, ऐसा होगा तो इसके बाद ऐसा होगा। या फिर जो मानव के क्रियाकलाप होते हैं उनके आधार पर, समाज की प्रथाओं के आधार पर, व्यापार में जो ट्रांजैक्शन होती हैं, जो संव्यवहार होते हैं, उनके आधार पर भी प्रजम्पशन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अब एग्जाम्पल लेते हैं हम। कैसे, जैसे एक व्यक्ति है राम, और राम की घड़ी खो गई और उसके कुछ देर बाद वो श्याम के पास पाई गई। तो ये एक नेचुरल सिद्धांत है, एक नेचुरली अनुमान लगाया जाएगा। क्या अनुमान लगाया जाएगा कि या तो श्याम ने घड़ी चुराई है राम की, या फिर किसी चोर से ये जानते हुए प्राप्त की है कि वह चोरी की है। ठीक है, ये 2 ही अनुमान लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। इसमें एक फैक्ट है क्या, कि पत्र यानी लेटर हमने डाकघर में यानी पोस्ट ऑफिस में डाल दिया है। तो ये नेचुरल अनुमान है, ये उपधारणा की जाएगी कि जिस व्यक्ति को हमने भेजा है, जो उसे पाने वाला है, उसके पास वो पहुंच गया होगा। तो आप समझ रहे होंगे कि उपधारणा एक अनुमान है, एक अनुमान लगाना। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल्स दिए हैं। ठीक है, अब हम आगे समझेंगे। उपधारणाएं 2 प्रकार की होंगी, तथ्य की उपधारणा, या इसको बोल सकते हैं प्राकृतिक उपधारणा, जिसे बोलते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट या फिर नेचुरल प्रिजम्पशन। दूसरी होती है विधि की उपधारणा, जिसे बोलते हैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। अब तथ्यों की उपधारणा से मतलब क्या है, तो समझते हैं हम।
तथ्य की उपधारणा एक अनुमान होती है जो कि प्रकृति के व्यवहार, मानव के अनुभव के आधार पर स्वाभाविक रूप से लगाई जाती है। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 114, सेक्शन 86, 87, 88, सेक्शन 88A, 90 और 90A। ये सारे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन तथ्य की उपधारणा से रिलेट करते हैं। ठीक है, आगे हम इनके बारे में डिटेल से समझेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना जानना है कि कौन कौन से सेक्शन ऐसे हैं जो तथ्य की उपधारणा से रिलेट करते हैं। ठीक है, जिनमें तथ्य की उपधारणा बताई गई है। तो इन सेक्शंस में जो मैंने आपको बताए हैं उनमें तथ्य की उपधारणा के बारे में बताया गया है। अब हम बेयर एक्ट से पढ़ेंगे कि बेयर एक्ट में जो उपधारणाएं बताई गई हैं वो कैसी बताई गई हैं। सो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 4 उपधारणाओं के बारे में ही बात करता है। सबसे पहली उपधारणा जो है वो है मे प्रिज्यूम, यानी कि उपधारणा कर सकेगा। न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, यानी न्यायालय इसमें मे प्रिज्यूम मान के चलेगा। अब ये मे प्रिज्यूम क्या होता है उसी को हम समझ रहे हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 4 के खंड 1 में ये प्रोविज़न बताया गया है कि न्यायालय कुछ परिस्थितियों में किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि न्यायालय उपधारणा करने के लिए बाउंड नहीं है, बाध्य नहीं है, चाहे तो करे चाहे तो ना करे। इन उपधारणाओं के विषय में न्यायालय का ये विवेकाधिकार है, यानी कि उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। चाहे तो उपधारणा के आधार पर किसी तथ्य को साबित मान ले या फिर चाहे तो उसके लिए और सबूत की मांग करे। इस प्रकार ये न्यायालय के विवेक के ऊपर निर्भर करता है, उपधारणा करे या ना करे। ऐसी उपधारणा जो न्यायालय के सामने तथ्य प्रेजेंट हैं, उपलब्ध हैं, वो फैक्ट और परिस्थितियों के आधार पर करता है। न्यायालय ऐसी उपधारणा के मामले में बाध्य नहीं है, यानी कि उपधारणा करने के लिए बाध्य नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि मे प्रिज्यूम यानी क्या होता है। एग्जाम्पल ले लेंगे हम इसमें, जैसे न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, यानी मे प्रिज्यूम है, न्यायालय चाहे तो करे या चाहे तो ना करे। ठीक है, इसका अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 114 यानी 114 का इलिस्ट्रेशन ए क्या कहता है, आइए हम समझते हैं। इसमें ये बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति के कब्जे में यानी उसके पोजीशन से कोई चोरी का माल या चोरी के तुरंत बाद कोई माल उसके पास पाया जाता है, तो न्यायालय ये उपधारणा कर सकेगा कि या तो वह चोर है या जानते हुए कि माल चोरी का है उसने प्राप्त किया है। व्यक्ति के अगेंस्ट में न्यायालय ने उपधारणा की है, तो न्यायालय उस सामने वाले व्यक्ति को बोलेगा कि तुम चाहो तो इस उपधारणा को खंडित कर सकते हो, उसे बोलने का, उसे साक्ष्य देने का अवसर देगा। ठीक है, यानी कि जो फैक्ट की उपधारणा होती है ना, जो मे प्रिज्यूम है, वो खंडित की जा सकती है, रिवर्टेबल होती है। ठीक है, तो ये जो मे प्रिज्यूम वाली उपधारणा है, यानी कि उपधारणा कर सकेगा, ये तथ्य की उपधारणा होती है और तथ्य की उपधारणा हमेशा खंडनीय होती है। ये इस बात का निष्कर्ष है। ठीक है, तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि मे प्रिज्यूम किसे कहते हैं। ठीक है, इसमें न्यायालय बाउंड नहीं होता है। न्यायालय चाहे तो उपधारणा करे चाहे तो नहीं करे, चाहे तो किसी तथ्य के आधार पर उस फैक्ट को साबित मान ले चाहे तो नहीं माने, और चाहे तो उसको साबित करने के लिए और साक्ष्य की मांग कर ले। ठीक है, न्यायालय इसमें बाउंड नहीं होता है और सामने वाला व्यक्ति चाहे तो इसे खंडित भी कर सकता है। ठीक है, तो ये मे प्रिज्यूम होता है, ये होती है उपधारणा कर सकेगा। हमारा ये कंप्लीट हो गया है। सो अभी हमारी एक उपधारणा कंप्लीट हो गई, यानी मे प्रिज्यूम उपधारणा कर सकेगा, ये उपधारणा हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट उपधारणा समझते हैं। ठीक है, सो उस उपधारणा को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा विधि की उपधारणा। विधि की उपधारणा किसे कहते हैं, सो आइए हम समझते हैं। देखिए, विधि की उपधारणा में खंडनीय उपधारणा और अखंडनीय उपधारणा या निश्चयात्मक उपधारणा, ये सब चीज़ें आती हैं। अभी हमने पढ़ा सेक्शन 4 में हमने पढ़ा पहला खंड
जिसमें मे प्रिज्यूम के बारे में था। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा खंड जिसमें सेल प्रिज्यूम के बारे में, और तीसरा खंड जिसमें कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में है। तो न्यायालय किसी विधि के उपबंध के अनुसार मानने के लिए बाध्य है, ऐसी उपधारणा के बारे में न्यायालय को कोई विवेकाधिकार नहीं होता है। वो उपधारणा करने के लिए बाध्य होता है, उसे विधि की उपधारणा कहते हैं।